1939 में पहली दफा एक ड्रामा लिखा, जिसे मैंने अपने स्कूल में, मैं उस जमाने में हेड मिस्ट्रेस थी एक स्कूल की, वहाँ स्टेज भी किया था अपनी बच्चियों के साथ। उसको ही मैंने लिख के और भेज दिया, वो बड़ा पसंद किया गया। उसके बाद मैंने एक मजमून लिखा, ड्रामा पहला लिखा, और मुझे कहानी लिखने का तरीका नहीं आता, शौक था। और मैंने एक दफा एक मजमून लिखा हुआ था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था बचपन, वो मैंने सबसे पहले लिखे। मैं मेरे घर में सिर्फ 2 रिसाले आया करते थे, तहजीब निस्वां और फूल बच्चों के लिए। तो मैंने तहजीब निस्वां को लिखा, भेजा वो बचपन मेरा मजमून। तो उन्होंने मुझे बेहद डांटा और उन्होंने कहा तुमने बहुत बुरा लिखा है और बहुत बदतमीजी की बातें लिखी हैं। उसमें मैंने कुछ ये लिख दिया था कि क़िरत निकलवाई जाती गले से तो गले में छू पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा तुमने कुरान शरीफ की हद तक की है। अब मैंने बिल्कुल नहीं की थी, जो उस पर बीती थी वो मैंने बता दी। तो वो मजमून रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद वो मजमून जब छपा तो सबको बहुत पसंद आया। वो बचपन के दांत घिसे जाते हैं हमारे मंजन से, अरे जाब इस्माइल तो चमेली की कलियां सूंघती हैं, नारंगी की कलियां सूंघती हैं, और हमें चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, धमूके मिलते हैं। हाँ, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहला मजमून मैंने अपना बरेली में लिखा, फिर अलीगढ़ में लिखा। दूसरा तीसरा मजमून, जो 2-3 मैंने मजमून लिखे थे कि एकदम से गुल मच गया कि मैं ये क्या कूड़ा लिख रही हूँ, और इसको अदब नहीं समझना चाहिए, ये तो बेहुदा जबान है और चिमटा फुकनी की जबान है, और इसमें ये अदब की जबान नहीं है। मैंने गौर ही नहीं किया इस पे। मैंने कहा होने दो, अगर कोई छापता है मेरी ऐसी वाहियात कहानियां, कोई छापने को तैयार है, अपना कागज खराब करने को तैयार है, तो मैं छपवाने को तैयार हूँ। पैसे देने लेने का तो सवाल उस वक्त उठता नहीं था। अच्छा, ये बाद में फैसला कर दिया, पहले तो ये बहुत दिन तक तो यही रहा, यही सुनती रही कि मैं नहायत वाहियात चीजें लिखती हूँ। मैंने सज्जाद ज़हीर को पढ़ा था, रशीद जहां को पढ़ा था, अंगारे पढ़े थे, अंगारों से मैं बहुत मुतासिर इम्पैक्ट रहा। और मैंने रूसी अदब बहुत पढ़ा था, सबसे ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस थी चेखोव से। चेखोव मेरे दिल में बैठ जाता था, मैं अब भी हर साल चेखोव को पढ़ती हूँ। चेखोव से इंसान को पहचानने की, और उसकी कि एक छोटे से इंसान को आप उठा लीजिए, उसके गिर्द कहानी बुन दीजिए, ये फन मैंने चेखोव से सीखा है कि आप जरा से एक शख्स को उठा दीजिए कि जिसको कोई छींक आ जाती है। उनकी एक कहानी है कि उसमें एक शख्स को छींक आ जाती है। ये छोटी सी बात से मैंने भी अपनी कहानियों में छोटी सी बनते 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 वो पूरी कहानी एक अलमिया बन गया। बहुत इस तरीके ये मेरे दिमाग के ऊपर हमेशा चेखोव छाया रहता था। मुफस्सल ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ओ हेनरी इतनी गहराई तक नहीं समझी थी मैं उस वक्त इतनी गहराई तक मैंने इनको नहीं समझा था। बर खुल के कहने की आदत घर में कुछ घर की तरबियत की वजह से थी, और कुछ ये मालूम हुआ कि लिखा भी जा सकता है। मेरे भाई तो लिखते थे, लेकिन वो ऐसी चीजें नहीं लिखते थे। तो मैंने लिखनी शुरू की, वो छपनी शुरू हुई, मुझे और हिम्मत बढ़ी, मैं और लिखती चली गई। और मेरे ऊपर ये घुटन और ये एक चीज नहीं बीती, मेरी बड़ी आजाद जिंदगी थी। मैंने देखा है, मैंने लोगों को, अगर वो घुटन की मेरे ऊपर बीतती तो उसमें हमदर्दी का इजहार होता, और उसको मैं कलेजे से लगा के रखती। लेकिन आप पढ़िए कि उस घुटन से मुझे नफरत है और घिन आती है। मैंने उस घुटन को किसी तरह सिंपथाइज नहीं किया है, किसी तरह मैंने उसको कलेजे से नहीं लगाया है, जैसे मेरे ऊपर बीत रही। वो मैंने उससे नफरत की है कि इस घुटन को तोड़ डालो, घुटन को झटक डालो। मैंने उनको मजाक उड़ाया है जो इस घुटन में गिरफ्तार है, जो शर्म हया में गिरफ्तार हैं, जो लड़कियां, जो शर्म हया को निस्वानियत का, मशक़ी औरत का जेवर बनाया जाता है, इससे मुझे हमेशा नफरत है। मैं जेवर मर्दों औरतों के अलग अलग जेवर नहीं समझती कि अलग हैं। पहले तो बहुत जेवर पहना करते थे, अब तो लड़कियां भी नहीं पहनती। पुराने जमाने में तो कानों में बुंदे पहना करते थे, गले में हार पहना, हार वार पहनने लगे हैं लड़के। वो जो चढ़ाई कहानियों में तो मैंने घर में बैठ के लिखी, और कमरे में बैठकर पलंग के पर लेट कर वो कहानियां लिखी। लड़कियां अगर किसी लड़के को देखती थी तो उनके चेहरे बदल जाते थे, और वो बनती थी कि मैं किसी लड़के को देखती थी तो मैं उमन कहती थी, अरे भाई कितना अच्छा लड़का है, देखना जरा, देखो देखो कितना अच्छा लड़का। तो लड़के कहती थी तो शर्म की बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे लड़कियों को नहीं कहना चाहिए। मैं कहती क्यों नहीं कहना चाहिए? अगर हमें कोई लड़का अच्छा लग रहा है तो हम क्यों ना कहें? क्यों? मेरी नीयत थोड़ी खराब है उसके लिए। मैंने तो एक खूबसूरत लड़का देखा और मुझे अच्छा, वो ये सोचती थी कि सिर्फ मर्द से एक ही रिश्ता कायम किया जा सकता है। और मैं भाइयों के साथ पली थी, मैं समझती थी मर्द से
बहुत से रिश्ते कायम किए जाते हैं। वो सिर्फ एक रिश्ते के लिए नहीं बना है, वो बड़ा अच्छा दोस्त भी बन सकता है, बड़ा अच्छा रफीक बन सकता है, बड़ा हमदर्द बन सकता है। मैंने जो शुरू में जो हब्स देखा उस हब्स को पोर्ट्रे किया। मेरे ख्याल में मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ। मैं जो देखती हूँ वो फोटोग्राफ कर लेती हूँ, उसको समझ लेती हूँ, रच लेती हूँ, ये महसूस करती हूँ कि मेरे ऊपर बीत रही है। बहुत लोगों को ये ख्याल होता है कि मेरे ऊपर बीती है, बहुत सी मेरे ऊपर नहीं बीती है, जो ये मालूम होता है लोगों को मेरे ऊपर बीती है। मैं इस तरह से जज्ब करती हूँ हमेशा। मैंने किसी को देखा है, किसी के दुख को देखा है, किसी को खुशी को देखा है, उसको अपनी खुशी अपना दर्द बनाने की कोशिश की है। और जब भी लिखने में लुत्फ आता है, मजा आता है, जब आप ये महसूस करें आपको लिखते वक्त दुख हो या खुशी हो, थ्रिल हो। यानी जब आप रोमांटिक सीन लिखें तो आपको थ्रिल महसूस होनी चाहिए, जब भी आपके पढ़ने वालों को महसूस होती है। एक कैरेक्टर मैंने लिया, वो भरपूर नहीं उसकी कहानी बन रही है, उसकी मैंने हालात जिंदगी में कोई चुपती हुई चीज मैंने देखी, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होती। तो मैं ढूंढ तलाश में रहती हूँ कि इस रंग का, इस वजह का, इस क़िवाम का कोई और मिले तो मैं उसको चिपका देती हूँ। उस कहानी को बनाते वक्त मैं कभी कभी 3-3, 4-4 कैरेक्टर के ऊपर बीती हुई और उसको लगा देती हूँ, या दिल से भी लगा देती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता। बास कहानी एक रात में लिख लेती हूँ, यानी एक सिटिंग में लिख लेती हूँ। बास कहानी बहुत परेशान करती है और बड़ी मुश्किल में लिखी जाती है। और बोर्डिंग हाउस में बंद थी, वहाँ लड़कियों के साथ, तो वहाँ मैंने देखा, जो कि मेरी टेढ़ी लकीर में बहुत कुछ नजर आती है, कि लड़कियों को कैद रखने से वो पाकबाज और नेक और पारसा नहीं रहती, बल्कि उनको खोल के देखिए, उनको बाहर निकाल के देखिए। जब वो पारसा रहे, वो असल पारसाई है, वो असल नेकी और शराफत है। आपने बंद कर दिया है, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं, उनके ऊपर शीशे लगा दिए हैं और पाबंदी है कि कोई लड़का ना आ सके, किसी लड़के का ख्याल ना आ सके। उस वक्त जहनों में गलाजत पैदा हो सकती है और बदबू दे सकते हैं वो मवाद। लेकिन आप खुल के मिलिए और बड़ी सेहतमंद फजा होगी लड़कों और लड़कियों के दरमियान। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो मेरे ख्याल में बहुत तहारत की बात है। मोहब्बत किसी भी सूरत में है, वो चाहे मेरे माँ बाप की मोहब्बत थी जिससे कि मैंने जन्म लिया, वो भी उतनी पाक मुकद्दस थी और मैं उसे मोहब्बत को बहुत पाक और मुकद्दस समझती, जिस्मानी मोहब्बत को भी। सोसाइटी उसको गंदा कर देती है, उसको घिनौना कर देती है। जैसे कि मैंने लिहाफ में बताने की कोशिश की है कि आप एक औरत को घोटे चले जाएंगे बंद। अच्छा, अब वो जब एक चीज को घोटा जाता है और सड़ाया जाता है तो नासूर बन जाता है। एक औरत को इस तरह कैद करके रखा जाता है, वो गैर इंसानी दिलचस्पियों में अपना वक्त, अपनी तसल्ली हासिल करती है। क्यों नहीं? औरत को और मर्द को दोनों आजाद नहीं हो सकते। अगर औरत आजाद नहीं है तो मर्द आजाद कभी। इसके बाद मैंने देखा एकदम कि एक और इससे बड़ी भूख है, जो पेट की भूख है। वो मुझे बम्बई में जाके नजर आई, अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने खानदान में तो नहीं नजर आई थी, लेकिन वहां जाके मेरा वास्ता पड़ा मजदूरों से, कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए से। मुझे वैसे तो मैं जानती थी तरक्की पसंद अदीबों को, लेकिन वहाँ जाके हमारी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स होती थी और बहुत घुल मिल के हम लोग लिखते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। इस तरीके से वहाँ और वर्कर्स में जाते थे, मुशायरे होते थे हम लोग। एक तरह का मुझे नया मैदान मिला। तो और मुझे मालूम हुआ कि ये जो घुटन है, ये जो मेरा असल दुश्मन कौन है, ये मालूम हुआ कि जिसने मुझे घोट के रखा है, या मुझे मतलब वो कि मेरी हीरोइन को जिसने घोट के रखा है, या मेरी लड़की को जिसने घोट के रखा है, मेरे लड़कों को के जहन जिसने टेढ़े कर दिए हैं, वो कौन है? वो समाज है, वो गवर्नमेंट है, वो एक माहौल है, वो एक ढांचा है जिसने इस किस्म के लोग डाले हैं। और मुझे बहुत से लोग नजर आए, मसलन जो चौथी के जोड़े में आपको नजर आते हैं, जो नन्ही की नानी में नजर आते हैं, या जहर का प्याला में नजर आते हैं। यानी मुझे याद आए वो कैरेक्टर कि ये इनके साथ जो नाइंसाफी हुई थी, समाजी नाइंसाफी जो इंसानों के पास हुई थी, उसके बाद कि आप मेरी कहानियों में उठा के देख लीजिए, ज्यादातर रंग आपको ये नजर आएगा, आपको इश्क मोहब्बत के रोने नहीं नजर आएगा, मातम नहीं नजर आएगा। टेढ़ी लकीर है, वो किस समाज से पली हुई आई है, वो उसी उलझे हुए समाज से आई है जिसकी इब्तिदा के मेरे अफसानों से हुई है। और होते 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 वो जब आगे पहुंचती है तो वो इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि उसकी समझ में नहीं आया कि बगावत का इजहार किस तरह करे। एक अंग्रेज से शादी कर लेना काफी बड़ी बगावत है साहब,
मुसलमान लड़की एक अंग्रेज से शादी कर लेती, तो अपनी दानी से बगावत करी, निहायत पुश्ती और बेहुदा है, वो इंसान है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वो जो अंग्रेज है वो इंसान है, वो बड़ा प्यारा लवर है, बड़ा अच्छा शौहर है, बड़ा अच्छा आदमी है। दूरियां मजहब की, रंग की और ये कोई हकीकत नहीं रखती, लेकिन ये टेढ़ी लकीर थी, ये हमेशा टेढ़ी बात करती थी, इसने हमेशा टेढ़ा रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि इसकी तरबियत जो हुई थी वो ऐसे माहौल में हुई थी कि जिससे टेढ़े होने का इसके इम्कान था, तो ये टेढ़ी होती गई। और लेकिन फिर भी आखिर में वो ये कहती है कुछ नहीं, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं सोचूंगी, मेरा दिमाग पड़ जाएगा, वो सुकून से लेट जाती है। आप कोई सोच सकते हैं कि आइंदा उसने अपनी जिंदगी का कोई जो रास्ता बनाया होगा वो जरूर टेढ़ा होते हुए भी कोई दिलचस्प रास्ता होगा। मंटो भी देखता था कि जिन्हें आप बहुत बड़ा और अच्छा कहते हैं और बड़ा साफ सुथरा कहते हैं, बड़ा पाक बात और नेक कहते हैं, वो निहायत गंदे भी हो सकते हैं, निहायत गैर दिलचस्प भी हो सकते हैं, और ये रड्डी बड़ी खुददार हो सकती है, एक पिंप बड़ा खुददार हो सकता है और इंसान हो सकता है। उसने ये बताया है कि इंसानियत जिंदा रहती है, आप उसको कितना ही कुचलते जाए, पीसते जाए, लेकिन इंसानियत जिंदा रहती है और वो एक दिन अपना हक मांगेगी। और उसको मरा हुआ मत समझिए, उसको किसी भी सूरत में मरा हुआ मत समझिए। मैंने तो मंटो की कहानियों में यही समझा कि वो कहना चाहता है इंसान ख्वाह कहीं पीस डाला जाए, कुचल डाला जाए, वो इंसान रहता है और इंसानी कदरें उसमें जिंदा रहती है। बम्बई पहुंच के मैंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था और मेरी कहानियां घर से बाहर की हैं, महलों की, गलियों की हैं, और मैंने बिल्कुल घर की चार दीवारी की नहीं है। सब अपना अपना मैदान बड़ी अच्छी, बड़ी चाबुक दस्ती से संभाले बैठी। ऐनी उस वक्त भटक रही थी। इन लड़कियों ने पहले रास्ते देख लिए थे, हाजरा और खदीजा ने रास्ते देखे हुए थे, चाहे वो उतना खूबसूरत नहीं लिखती थी जितना कि ऐनी लिखती थी। ऐनी के कलम में बड़ा जादू था, एक नशा सा था, उसका कलम बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो कहती कुछ नहीं थी, वो बस बातें कर रहे हैं, बड़े खूबसूरत डायलॉग बड़े फजा बनाती थी, लेकिन ये नहीं कहती थी कहना क्या चाह रही, ये कहीं नहीं अंजाम नहीं होता था उसका, पूरी कहानियां पड़ जाएगी, नहीं आता था ये कहना क्या चाहती। वही मैं उसको, और कहा भी था उसने कुछ उस जमाने में कुछ ऐसी बातें, ल्यूट्स और अंग्रेजी आरगुनू बज रहा है और क्या हो रहा है, ये बातें बहुत थी। तो वो कुछ हिजाब इस्माइल से मिलने लगी थी, उनकी तरफ ज्यादा राग़िब हो गई थी, कुछ उनके और उनके बीच में थी। तो हमने उसे देखा कि इसके पास तो कलम बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर कलम है, और ये अभी बहुत छोटी है उम्र की, इसको एक झटका देना चाहिए। तो मैंने वो पॉम डार्लिंग लिखा, मेरे ख्याल में झटका लगा, वो कभी नहीं मानती, कभी मानती है, तो उसमें रास्ता निकाल लिया। एक ऐसा मालूम होता था कि बड़ा खूबसूरत सा एक पर्दा पड़ा हुआ है, जालदार, उसमें जर्रीन फूल बूटे बने हुए, सब कुछ है, लेकिन उसमें से निकल के दूसरे कमरे में जाने की जगह नहीं है। तो उसने वो बीच से पर्दे की चाक करके और रिंग लगा दी है कि आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब ऐनी क्या ये होता है कि आप अंदर जा सकते हैं, वहाँ जो लड़कियां थी और जो लड़के थे, जो कुछ जिन्हें कुछ एहसास ही नहीं था, अब भी उनके नजाकत है, लेकिन जो कुछ कहना चाहती हैं वो समझ में आ जाता है। कुछ सेंस नहीं था, जैसे आजकल बहुत सी कहानियां लिखी जा रही हैं जिनमें बड़े अच्छे जुमले हैं, बड़ी अच्छी तरकीबें हैं, बड़ी अच्छी तशबीह हैं, लेकिन आप कहानी पढ़ लीजिए, आपको याद नहीं रहेगी कहानी क्या है। देखिए, जब हमने लिखना शुरू किया था तो हमारा मुल्क समाज से टक्कर ले रहा था, और हमारे सामने कदरें थी, उठती हुई उभरती हुई कदरें थी। हमारा माहौल ऐसा था कि तड़पता हुआ जिंदा माहौल था, और हमारे रास्ते साफ थे, हमारी राहें खुली हुई थी, उनमें बहुत गार थे, अजदहे थे, सांप थे, लेकिन मालूम था हमें कि हमारे क्या क्या हमारी कठिनाइयां हैं और क्या क्या हमारी तकलीफें हैं हमारे सामने, और हमें क्या फेस करना है, हमें मालूम था। उस जमाने में हमारे लीडरों के ऊपर हमें भरोसा था, और हम जानते थे कि हमारे दुश्मन कौन है, वो अंग्रेज हैं, उन्हें समझते थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए और हमारे अपने आए और उन्होंने अंग्रेजों की गद्दियां संभाल ली और अंग्रेजों की पटरियों पर चलने लगे, तो नया यूथ जो था वो डिसइल्यूजन